नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। मेरा नाम है लालचंद कुमार, गवर्नमेंट लेक्चरर हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम नेवी एयरफोर्स में आने वाले क्वेश्चंस पर एक वीडियो बना रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो नेवी एयरफोर्स का आजकल जो पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड ये रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। पहले की जो नेवी एयरफोर्स की एग्जाम्स होती थी उसमें 90 से 95% तक जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही होते थे। बट आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनके साथ में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। हम एक ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ में हम आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी तैयार करवाएंगे। विद्यार्थियों, नेवी एयरफोर्स की यदि आपको तैयारी करनी है तो हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। हम आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आज की इस वीडियो में आपको कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। इसके बाद में जो वीडियो आएगा, देखिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं थर्मोमेट्री पर, ताप मिति के टॉपिक पर। उसके बाद में हम तापीय प्रसार पर एक वीडियो बनाएंगे, कैलोरी मिति पर एक वीडियो बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स पर एक वीडियो बनाएंगे। तो इन 4 टॉपिकों में से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आज के इस टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। विद्यार्थी, हम बात करते हैं, हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ताप मिति क्या है? हालांकि डेफिनेशन किसी भी टॉपिक की पूछी नहीं जाती, बट टॉपिकों को समझने के लिए उनकी डेफिनेशन से ही हम शुरुआत करेंगे, उन्हीं से ही हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ताप मिति थर्मोमेट्री कि ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ताप क्रम का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम ताप के बारे में अध्ययन करते हैं। एक होती है उष्मा गति की, जिसमें हम उष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, और ताप मिति में हम ताप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ताप मिति क्या है कि ऐसी शाखा जिसमें हम ताप के बारे में अध्ययन करें, ताप क्रम का अध्ययन करें, ताप मिति कहलाती है। तो यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें ताप क्रम का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ताप क्या है। तो हम ताप, जिसे हम टेम्परेचर कह रहे हैं, ताप क्या है? ताप को T से लिखते हैं। देखिए विद्यार्थी, ताप किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसकी ठंडक या गर्माहट को हमें अनुभव करवाता है। किसी भी पदार्थ का, वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिससे हमें ठंडक या गर्माहट का अनुभव हो, ताप कहलाता है। देखिए, कोई भी वस्तु ठंडी है, गर्म है, ज्यादा ठंडी है, उसका सिर्फ टेम्परेचर से ही पता चलता है कि कोई भी जो वस्तु है ठंडी या गर्माहट का जो अनुभव हमें करवाएगा वो ही ताप है। तो विद्यार्थियों, जो ताप है वो एक मूल भौतिक राशि होती है। हमने भौतिक राशियां पढ़ी है और उनमें से एक राशि ताप भी है। और मूल जो भौतिक राशि है, इसका मैं एक लगे हाथ ही बता रहा हूं, मात्रक। इसका जो मात्रक होता है विद्यार्थियों, केल्विन होता है। जो ताप है उसका मात्रक होगा केल्विन। इसको कैसे लिखा जाता है? हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो ताप का मात्रक यूज में लेते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड यूज में लेते हैं, जबकि जो डॉक्टर लोग टेम्परेचर मापने के लिए फ़ारेनहाइट में उसका मात्रक यूज में लेते हैं। तो अलग अलग जो सेक्टर हैं वो ताप के अलग अलग मात्रक यूज में लेते हैं। जो हमारी वैज्ञानिक जो लोग हैं, वैज्ञानिक जगत है, उसमें जो ताप का मात्रक है वो केल्विन यूज में लिया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज में लिया जाता है। व्यवहारिक जीवन में डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस यूज में लिया जाता है। डॉक्टर जगत के जो लोग हैं वो फ़ारेनहाइट को तवज्जो देते हैं। देखिए, जो ताप है उसकी विमा को थीटा से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसकी पावर 1 भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। कई जो बुक्स वाले हैं वो कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो विमा है उसको कैसे भी पुट कर सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटी इसमें संभव है। अब हम ताप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गौर करेंगे। सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थी, जो ताप है वो कॉन्सेप्ट आया कहां से, ताप किसकी बदौलत होता है? वो है उष्मा। उष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है
और विद्यार्थी उष्मा का जो प्रवाह है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये हम जानते हैं कि जो उष्मा है, ऊर्जा है, उसका प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर सदैव उष्मा का प्रवाह होता रहता है और जब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। उष्मा का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। देखिए, जो उष्मा है वो ऊर्जा का ही रूप होता है और उष्मा का जो प्रवाह है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। विद्यार्थियों, भौतिकी में जितने भी जो प्रक्रम होते हैं वो सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर गति करते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे वायु का जो प्रवाह है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, जिसकी वजह से आंधी तूफान वगैरह आते हैं। उसी प्रकार से जो आवेशों का प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे। इसी प्रकार से जैसे पानी बहता है तो उच्च तल से निम्न तल की ओर बहेगा। भौतिकी में सभी प्रक्रम हैं वो सदैव उच्च तल से निम्न तल की ओर अग्रसर होते हैं। निम्न तल में जो मैटर होता, पदार्थ होता है, वो स्थायी अवस्था में रहता है, ज्यादा स्थायी होता है और सभी पदार्थ स्थायी अवस्था में रहना पसंद करते हैं। यहां पर विद्यार्थी जो उष्मा है वो भी उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, प्रवाह होता है। और दो वस्तुओं में से एक उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह होगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। तो जो उष्मा है उसी से ही ताप का कॉन्सेप्ट निकलेगा विद्यार्थियों। उष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये बिंदु आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हम किसी वस्तु को उष्मा दे रहे हैं, किसी वस्तु को उष्मा दे रहे हैं, लेकिन देखो एक शर्त समझेंगे आप पहले कि उस वस्तु की या उस पदार्थ की जो अवस्था है, अवस्था परिवर्तित नहीं हो तो उस वस्तु का तापमान बढ़ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए इस बात को कि हमारे पास में एक वस्तु है और उस वस्तु को हम उष्मा दे रहे हैं। जैसे ये हमारे पास में वस्तु है, इसको हमने उष्मा दी। उष्मा देने पर उसकी अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, तब डेफिनेटली उसका ताप बढ़ जाएगा। यदि आपने उष्मा दी, अवस्था नहीं बदली, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। और यदि वस्तु के द्वारा, पदार्थ के द्वारा उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है बट अवस्था भी स्थिर रहनी चाहिए, अवस्था में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तब उस वस्तु का ताप घट जाएगा। विद्यार्थियों, उष्मा देने पर दो कंडीशन हो सकती है। एक तो उसकी अवस्था भी बदल सकती है, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। जो उष्मा हम देते हैं किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, तो वो दो कार्यों में यूज आती है, उपयोग में आती है। कैसे? एक तो वस्तु की या जो पदार्थ है उसकी अवस्था को भी बदल सकती है, एक उसके टेम्परेचर को बढ़ा सकती है। तो यहां पर हमने कंडीशन पहले ही पुट कर दी है कि जो अवस्था है वो यदि नहीं बदलती है तो उष्मा देने पर ताप बढ़ जाएगा, उष्मा लेने पर, उष्मा का उत्सर्जन होने पर ताप घट जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं कि जो ताप है वो एक तरीके से, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो ताप है वो उष्मा का ही प्रभाव है। ताप एक्चुअल में उष्मा का ही प्रभाव है, उष्मा से ही ताप संभव है, उष्मा से ही ताप संभव है। और विद्यार्थी, जब हम काम करते हैं तो जो कार्य है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित होता है। कई स्थानों पर वो उष्मा में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम आपस में हथेलियों को रगड़ते हैं तो उष्मा क्रिएट होती है। सर्दियों में अक्सर हम रगड़ते हैं दोनों हथेलियों की ताकि हम उष्मा उत्पन्न कर सके। अब हम बात करेंगे, देखिए जो गैसों का अणुगति सिद्धांत है वो ताप को किस प्रकार से परिभाषित करता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत ये कहता है कि जो ताप है वो गैस के अणुओं की औसत ऊर्जा का माप है। जो ताप है वो डिपेंड कर रहा है गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अणु हैं, उनकी औसत गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बढ़ रही इट मीन्स ताप बढ़ रहा, गतिज ऊर्जा घट रही इट मीन्स ताप घट रहा।
तो किसी भी निकाय में उपस्थित गैस की जो पार्टिकल्स है उनकी औसत गतिज ऊर्जा वो ताप के माप को बताती है, ताप को रिप्रेजेंट करती है। एक बार फिर से इस सेंटेंस को सुन लेंगे कि जो ताप है वो एक्चुअल में है क्या, गैसों की औसत गतिज ऊर्जा का माप ही है। गैसों की औसत गतिज ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा कि जो गैस है उसकी औसत जो गतिज ऊर्जा होती है उसी से ही हम क्या डिफाइन करेंगे, ताप को डिफाइन करेंगे। यह गैसों का अणुगति सिद्धांत कहता है। गैसों का अणुगति सिद्धांत में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो जो टेम्परेचर है एक्चुअल में क्या है, गैसों की औसत गतिज ऊर्जा से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम ताप से रिलेटेड कुछ और बातें देखेंगे। देखिए जो ताप है, टेम्परेचर कभी यदि हम एसआई पद्धति में लें तो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन धनात्मक में आप चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। ताप का जो अधिकतम मान है उसको आप अपने कहीं तक भी उसको अधिकतम किया जा सकता है। अधिकतम की इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। किसी भी वस्तु को यदि आप उष्मा देते जाएंगे तो उसका ताप बढ़ता जाएगा। अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी हो सकता है। आप किसी वस्तु का ताप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। हालांकि उसमें कई जो प्रोसेस होती है, वापस जो वस्तु है उष्मा का उत्सर्जन करने लगे, वो अलग बात है। बट वस्तुओं का जो अधिकतम ताप है उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना भी हो सकता है। बट जो न्यूनतम तापमान होता है वस्तुओं का, वो उसकी एक सीमा है, वो 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। विद्यार्थी, जो न्यूनतम तापमान होता है वो 0 केल्विन है। 0 केल्विन से कम ताप संभव नहीं है। इसका मतलब हो गया कि यदि आप तापमान एसआई पद्धति में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, तो उसका मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। और विद्यार्थी यहां पर आप देखेंगे कि जो मूल भौतिक राशियां उनके जो मात्रक हैं कोई से भी ऋणात्मक नहीं होते। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर कभी ऋणात्मक नहीं होता, समय का मात्रक सेकंड कभी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से ही जो ताप है उसका मात्रक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। यदि आप केल्विन में लेते हैं तो अन्य जो भी मात्रक इनके ताप की यूज में लेंगे वो सब ऋणात्मक में होंगे, केवल केल्विन में छोड़कर। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता। 0 केल्विन न्यूनतम तापमान होता है। विद्यार्थी, इस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। 0 केल्विन ताप को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहा जाता है। अब परम शून्य ताप के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए, क्वेश्चन तो हर लाइन में छुपा हुआ है, वो दिमाग में होना चाहिए। देखिए, परम शून्य ताप क्या है? आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे कि परम शून्य ताप क्या है। जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है, आपके पास में जो ऑप्शन है वो अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे परम शून्य ताप का ऑप्शन आपको दे दिया कि 0 केल्विन है, कि 0 केल्विन है। एक ऑप्शन ऐसा मिल सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है, 273.15 केल्विन मिल सकता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो विद्यार्थियों, इसमें परम शून्य ताप है वो 0 केल्विन है। दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि 0 केल्विन जो ताप होता है उसको हम परम शून्य ताप कहेंगे। 0 केल्विन जो ताप है वो ही क्या है? परम शून्य ताप है। एक परम शून्य ताप पर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप है। देखिए, परम शून्य ताप के ऊपर जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो पदार्थ के अणु हैं, वो अपनी गति करना बंद कर देते हैं। अणु गति करना बंद कर देते हैं 0 केल्विन पर। कि परम शून्य ताप पर जो पार्टिकल्स हैं, मैटर में उपस्थित जो पार्टिकल्स होंगे वो गति नहीं करेंगे, गति करना बंद कर देंगे। तो वो भी एक परम शून्य ताप को ही डिफाइन करेगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि परम शून्य ताप क्या होता है? पहला ऑप्शन ये मिलेगा
कि अणु जिस ताप पर अणु गति करना बंद कर दें, जिस पर जल जम जाए, जिस पर हाइड्रोजन है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे। बट आपको इसी का ही ध्यान रखना है कि ऐसा ताप जिसके ऊपर अणु गति करना बंद कर देंगे, कुछ चाहे कोई सा भी मैटर हो, चाहे किसी भी प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, वो अणु गति करना बंद कर देंगे, तो उस ताप को हम परम शून्य ताप कहते हैं। और परम शून्य ताप 0 केल्विन के इक्वल होता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस यहां पर थ्योरेटिकल टाइप के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस निकलेंगे। मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है विद्यार्थी 37 डिग्री होता है। मानव शरीर का जो ताप होता है वो होता है विद्यार्थियों 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं, डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। इसको यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो इसमें 273.15 जोड़ देंगे, तो 273.15 जोड़ देंगे तो यहां से आपके पास में आएगा 310.15 केल्विन। तो केल्विन में यदि आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो 310.15 केल्विन आ जाएगा। यदि आप इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए क्वेश्चन तो हर लाइन में छुपा है। आपको पूछ लिया मानव शरीर का ताप होता है, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए विद्यार्थी इसको गौर करके देखेंगे, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। इसका जो मात्रक है यदि फ़ारेनहाइट होता तो ये सही हो जाता, यदि इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये सही हो जाता। कई बार हमारे क्वेश्चंस में ऐसा लगता है कि पहला ऑप्शन ही सही है, जबकि उसमें जो पेपर सेटर है वो इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करता है, पहले ऑप्शन में कुछ न कुछ कमी रखता है। हम टिक लगाकर सोच लेते हैं ये हमारा सही हो गया, बट जब रिजल्ट आता है तब उसमें हमारे को पता चलता है कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो सावधानी के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करें। यहां पर आप देखेंगे कि जो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है। यदि ये सेंटीग्रेड होता तो ये ऑप्शन हो जाता। तो विद्यार्थियों क्वेश्चंस छोटे छोटे बनेंगे पर वो भी समझदारी के साथ में उनके आंसर देने पड़ेंगे। देखिए आपने सुना होगा एनटीपी, एनटीपी या एसटीपी, ये क्या है विद्यार्थियों? एनटीपी की फुल फॉर्म है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दोनों जो नेचुरल टेम्परेचर है या स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? वो होता है 273.15 केल्विन। इसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। तो जो नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आप जैसे एक होता है रूम टेम्परेचर, कमरे का ताप, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर जब कमरे का ताप यूज में आ रहा है तो आपको कमरे का ताप या तो दिया हुआ होगा, यदि दिया हुआ नहीं है तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड लें, 300 केल्विन लें, ताकि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकें। डिग्री सेंटीग्रेड में मोस्टली जो यदि यूज में आ रहा है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ताप, तो उसको 25 डिग्री या 27 डिग्री लेते हैं, या आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि कितना ताप आपको लेना है। विद्यार्थियों यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो तापक्रम पैमाने हैं, विभिन्न प्रकार की जो तापमापी है वो किन पैमानों पर कार्य करते हैं, तो हम तापक्रम पैमानों के बारे में अब देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे तापक्रम पैमाने की। विभिन्न जो तापक्रम पैमाने हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तापक्रम पैमाने देखिए कौन कौन से तापक्रम पैमाने हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे केल्विन ताप पैमाना,
इसके बाद में हम बात करेंगे सेल्सियस ताप पैमाना, तीसरा है फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, चौथा है र्यूमर ताप पैमाना, पांचवा है रैंकाइन ताप पैमाना। दोस्तों, इनमें से जो पहले तीन वाले हैं, केल्विन ताप पैमाना, सेल्सियस ताप पैमाना और फ़ारेनहाइट ताप पैमाना, तीनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो तो नाम मात्र के ही चलेंगे। अब इनको कैसे परिभाषित करेंगे और ये कैसे काम करते हैं, इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है, ये हम देखेंगे। यहां पर देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इनका प्रतीक क्या होता है। आप जानते भी होंगे, यहां पर केल्विन होगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, ये डिग्री फ़ारेनहाइट इसका प्रतीक होता है। देखिए, आपस में जो रिलेशन है स्थापित करने के लिए हमारे को हिम बिंदु और भाप बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। हिम बिंदु एक ऐसा ताप होता है जिस पर जल बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होता है। जल और बर्फ साम्य अवस्था में होते हैं और उसको हम हिम बिंदु कहते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड के पैमाने में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का हिम बिंदु प्राप्त होता है और केल्विन ताप पैमाने पर 273.15 केल्विन होता है और डिग्री फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको हिम बिंदु प्राप्त होगा। फिर हम बात करें भाप बिंदु। भाप बिंदु भी एक ऐसा ताप होता है जिस पर जल भाप में कन्वर्ट हो, अर्थात जल और भाप साम्य अवस्था में हो, तो उसको हम भाप बिंदु कहते हैं। डिग्री सेल्सियस ताप पैमाने में इसकी वैल्यू होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन के अंदर इसकी वैल्यू होगी 373.15 केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट में इसकी जो वैल्यू होती है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, हमें आवश्यकता पड़ेगी भाप बिंदु तथा हिम बिंदु के अंतर की, तो मैं यहां पर भाप बिंदु तथा हिम बिंदु का अंतर लिख रहा हूं। भाप बिंदु वाला जो ताप है उसमें से हम हिम बिंदु के ताप को घटा देंगे तो हमारे पास में इनका अंतर आ जाएगा। यहां से इसमें से ये वाला जब घटाएंगे तो 100 आ जाएंगे, यहां से भी 100 आ रहे हैं, यहां से घटाएंगे तब 180 आएंगे। अब हम बात करेंगे कि इन तीनों पैमानों में आपस में क्या संबंध होता है। देखिए, तीनों पैमानों में संबंध किस तरीके से कि किसी भी वस्तु का ताप, फिर माइनस में उसके हिम बिंदु का ताप, अपोन में हिम बिंदु तथा भाप बिंदु का जो अंतर रहता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं एक एक करके लिख रहा हूं। सर्वप्रथम मैं केल्विन ताप पैमाना ले रहा हूं। केल्विन ताप पैमाने में ताप यहां पर हमने लिखा, इसका जो हिम बिंदु है वो है 273.15। हिम बिंदु तथा भाप बिंदु का जो अंतर है वो है 100, वो मैंने यहां पर लिखा। ये सभी ताप पैमानों में स्थिर रहेगा। जो ताप है किसी क्षण पर, किसी स्थिति में, उसमें से हिम बिंदु घटा लीजिए, हिम बिंदु का ताप घटा लीजिए, हिम बिंदु और भाप बिंदु के ताप का अंतर, ये वाली जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है सभी ताप पैमानों में। तो इसकी जो वैल्यू है वो डिग्री सेंटीग्रेड वाले ताप पैमाने में भी उतनी ही रहेगी। तो डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में यहां से हिम बिंदु का जो ताप है वो है 0, हिम बिंदु भाप बिंदु का अंतर है 100। फिर हम बात करें फ़ारेनहाइट ताप पैमाने की, तो जो ताप है, हिम बिंदु है 32, तो उसको 32 को घटा दिया, हिम बिंदु और भाप बिंदु का जो अंतर है वो है 180। तो ये जो रिलेशन है वो हमारे को इन तीनों ताप पैमानों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए मदद करेगा। देखिए, यदि हम एक एक करके इनके बीच में संबंध स्थापित करें तो इन दो के बीच में देखेंगे संबंध क्या होगा। यदि हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कोई रिलेशन चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में कोई ताप दे रखा है, उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है,
तो यहां से मैंने डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा है, बाकी की वैल्यू एक साथ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, तो 9/5 आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, प्लस में 32 आ जाएगा। आप इस रिलेशन को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। यदि यहां पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दे रखी है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस वीडियो में हमने बताया कि जो मानव शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने लिखा। अब हम यहां पर कन्वर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि यदि जो ताप है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया। हालांकि मैंने वो सीधा बता दिया, आप लोगों को भी ध्यान में रखना है उस वैल्यू को, तो पर कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए देखिए फॉर्मूला हमारे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 होता है। यहां से आप देखेंगे कि 9/5 37 यहां पर वैल्यू पुट कर दी है आपने, इसको जब मल्टीप्लाई कर या सीधा इसको एक बार डिवाइड कर दीजिए इससे, तो यहां से जब डिवाइड करेंगे तो 35.35 आ गया, 7 बार में आ गया, फिर 2 शेष रह गया, तो वहां से 4 निकल कर आएगा, प्लस में 32 चल रहा है, इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपके पास में आ गया, देखिए प्लस में 32 चल ही रहा है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। आप इसको देख लेंगे कि यहां पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 3 हासिल का हो गया, यहां से 63 और 3 66 हो गया, इसको जब ऐड करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो विद्यार्थियों, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला रिलेशन हम यूज में लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को आपस में संबंध स्थापित करने के लिए काम में लिया जाएगा। अब एक सिंपल सा रिलेशन हम इन दोनों में भी और देखेंगे कि यदि आपको तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा हो तो केल्विन में कितना होगा। तो विद्यार्थी इसमें 273.15 का डिफरेंस होता है, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि केल्विन में आपको तापमान दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है, तो उसमें से 273.15 घटा देंगे। तो यहां पर आप देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, केल्विन बराबर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड वाले ताप में, इसको उधर ले जाएंगे तो 273 जोड़ देंगे 273.15। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में आ जाएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, यहां पर 0 पुट करें तो केल्विन में इसकी वैल्यू होगी 273.15 केल्विन। और यदि हम यहां पर जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप की बात करें तो यहां पर 37 जब पुट करेंगे तो यहां पर इसमें 37 ऐड कर देंगे, 310.15 आ जाएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और केल्विन में यदि आपको कोई टेम्परेचर दे रखा है तो उसमें से 273.15 घटा देंगे तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ये दो रिलेशन काम के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके ऊपर डिपेंड आ सकते हैं, आपको अच्छे से इनको समझना है, करना भी है, इनके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब इन दो के बीच में भी हम रिलेशन देखेंगे। यहां से 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दिया, यदि मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में हमारे कोई रिलेशन चाहिए तो क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसमें भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो 9/5 के माइनस 273.15 प्लस में 32 आ जाएगा। ये एक रिलेशन आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। एक बार इस रिलेशन को देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 9 आ गया, ये यहाँ पर 5 आ गया, 9 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरे से ही मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये 32 को बराबर के इस तरफ ले आए तो हमारे पास में प्लस में 32 आ गया। तो ये रिलेशन है केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। तो इनके ऊपर जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक दो क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूं। जो पॉपुलर क्वेश्चन है, एक पॉपुलर क्वेश्चन ये है कि किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि किस ताप पर, ऐसा कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, बराबर रहे। तो देखिए
मैं यहां पर ही सोल्व कर देता हूं कि हमारे को क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेंगे कि ऐसा कौन सा ताप है, ऐसा कौन सा ताप है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान हो, मान बराबर हो, समान हो। तब हम देखेंगे, इसमें देखिए विद्यार्थी, इसको भी हम जैसे अक्स मान लें, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू भी अक्स है और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी अक्स ही है। तब हम दोनों की जगह एक्स पुट कर दो, फिर अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। तो यहां से आप देखेंगे, मैं इसकी जगह एक्स पुट कर देता हूं, फिर प्लस इक्वल में क्या चल रहा है 9/5 अक्स प्लस में 32। तो यहां से जब हम इस अक्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9/5 अक्स माइनस अक्स इक्वल टू 32। यहां से इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास में 4/5 अक्स इक्वल टू माइनस में 32, माइनस में 32 आ गया। ये इससे गुणा कर देंगे, ये 8 बार में चला गया, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो विद्यार्थियों आपके पास में जो अक्स की वैल्यू है वो माइनस में 40 आ जाएगी। तो अक्स बराबर जो -40 है उसके ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों का ताप इक्वल रहता है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और आता रहता है। तो किस ताप पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप है वो इक्वल रहता है। एक दो क्वेश्चंस हम और देखते हैं विद्यार्थियों। जैसे क्वेश्चंस आपको एकदम सिंपल भी पूछे जा सकते हैं कि किस ताप पर, कि आपको जो पैमाने हैं उनका भी अच्छे से ध्यान में रखना है। तीनों पैमाने में कौन से पैमाने में दे रखा है और किस पैमाने में पूछा है, तो उसके हिसाब से कि जैसे ये पूछ ले हमारे को कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, कि आपको क्वेश्चन ये मिला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या है, और ऑप्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जैसे 32 डिग्री र्यूमर मिल गया, बी में आपको ऐसे ऑप्शन मिल गया कि 273.15 फ़ारेनहाइट मिल गया। यहां से आपको एक ऑप्शन इस तरीके से मिल गया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मिल गया, आपको एक ऑप्शन और कोई सा मिल गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो यहां पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। आपको ऑप्शन 32 वाला और भी मिल सकता है। 273.15 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला पड़ा है बट ये भी नहीं है। यदि यहां पर 273.15 केल्विन होता तो ये ऑप्शन भी सही होता। तो विद्यार्थी क्वेश्चन तो सिंपल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या है, तो इनमें से ऑप्शन में से हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जैसे दोनों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने वाले तो पूछे ही जा सकते हैं, इसके साथ में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये वाला जो रिलेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस वाले रिलेशन में ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड में यदि क्वेश्चन में ताप दे रखा है, केल्विन में पूछा है तो 273.15 जोड़ देंगे, और यदि केल्विन में दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है तो 273.15 घटा देंगे। तो ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखेंगे विद्यार्थियों, तापमापी क्या है। तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ की प्रॉपर्टीज देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे तापमापी एक्चुअल में क्या है, क्यों यूज में लिया जाता है। तापमापी थर्मामीटर। देखिए जैसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल हम आपके लिए ले रहे हैं। हमारे पास में ये कोई पात्र है, इसमें जल भरा हुआ है। जल का जो तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जब इस पात्र में हम अपने हाथ डुबोएंगे तो हमें वो जो जल है वो ठंडा प्रतीत होगा। अब यदि हम उसी हाथ को बर्फ पर रख रहे हैं और जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ के ऊपर रख रहे हैं तो हमें ठंडा लगेगा। इस पर पहले रख रहे थे वो ठंडा लग रहा था। अब यहां से हाथ हटाकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में फिर से डुबोएं तो विद्यार्थी ये जो पानी है अब गर्म लगेगा। पहले ये ठंडा लग रहा था, बर्फ में डुबोने टच करने से पहले बर्फ
के संपर्क में लाने के पश्चात जब 10 डिग्री वाले पानी में यदि हम हाथ डुबो रहे हैं तो विद्यार्थियों ये गर्म लगने लग जाएगा। इट मीन्स यहां पर हमारा जो शरीर है वो ताप का थोड़ा बहुत आकलन कर सकता है, बट सटीक आकलन नहीं कर सकता। ताप का सटीक आकलन करने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता है, और विद्यार्थियों वैज्ञानिकों ने एक उपकरण का निर्माण किया जिसको हम तापमापी कहते हैं। ताप का मापन करने वाला, ताप की वैल्यू बताने वाला जो उपकरण है उसको हम तापमापी कहते हैं। थर्मामीटर कहलाता है, ताप का मापन करेगा। देखिए जो तापमापी है आपने भी देखे होंगे, और तापमापी में एक पदार्थ, कम से कम एक ऐसा पदार्थ होगा जिसको, उस पदार्थ को हम तापमापक पदार्थ भी कहते हैं। और तापमापक के पदार्थ में एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो ताप के साथ में रैखिक रूप से बदलता हो। देखिए तापमापी में प्रयुक्त जो पदार्थ है उसको हम तापमापक पदार्थ कहते हैं। जो काम में आता, तापमापी के अंदर यूज में लिया जाता है, उस पदार्थ में कम से कम एक ऐसा गुण होना चाहिए जो ताप में परिवर्तन के साथ में रैखिक रूप से बदलता हो, और जो गुण उसमें बदल रहा है उस पदार्थ में उसको तापमापक गुण कहेंगे। एक बार विद्यार्थी इन लैंग्वेज को पकड़ लेंगे आप कि यहां से हमारे पास में एक पदार्थ है जो कि तापमापी में यूज में लिया जा रहा है, और उस पदार्थ का एक ऐसा गुण होगा जो ताप के साथ में रैखिक रूप से बदलता है। तो जो तापमापक गुण है वो ताप में, ताप के समानुपाती होता है। यदि ताप में वृद्धि तो तापमापक गुण में भी वृद्धि, यदि ताप में कमी तो तापमापक गुण में भी कमी। तो विद्यार्थियों ये जो तापमापक गुण है वो क्या हो सकता है? जैसे जो आपके पास में मीटर है उसकी लंबाई हो सकती है। लंबाई, जैसे इसका अर्थ समझना कि जैसे आपके पास में कोई पदार्थ है जो कि तापमापी में यूज में लिया है कि 10 डिग्री पर उसका लंबाई अलग है, 11 डिग्री पर बढ़ जाएगी, 12 डिग्री पर और बढ़ जाएगी, ऐसे बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। ताप में वृद्धि करें तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती चली जाएगी। वो उस पदार्थ का जो तापमापक गुण है वो लंबाई है। इसके साथ में जो तापमापक गुण है तापमापियों में यूज में आता है वो दाब हो सकता है, दाब हो सकता है, आयतन हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है। ऐसे गुण होंगे जो प्रयुक्त पदार्थ में ताप के साथ में रैखिक रूप से बदलते हो। तो विद्यार्थियों पहले आपको यह समझना है कि तापमापी उपकरण है जो ताप का मापन करेगा। तापमापी में प्रयुक्त जो पदार्थ उसमें कम से कम एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो ताप के साथ में रैखिक रूप से बदले। रैखिक रूप का भी मतलब समझना कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा तो इधर 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर लंबाई बढ़ी, उसकी लंबाई है वो 1 मिलीमीटर बढ़ी। फिर जब 1 सेंटीमीटर और बढ़ेगा तो 1 मिलीमीटर ही लंबाई बढ़नी चाहिए। इधर 1-1 सेंटीमीटर ताप में वृद्धि यदि हो रही है तो इधर भी 1-1 मिलीमीटर ही उस पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर पहले 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर बढ़ा, फिर अगले 1 डिग्री सेंटीग्रेड में इधर 2 मिलीमीटर बढ़ गया, तो 2 मिलीमीटर बढ़ गया। इसका मतलब जो तापमापक पदार्थ हमने लिया उसकी जो प्रॉपर्टी है वो रैखिक रूप में नहीं बदल रही। यदि वो रैखिक रूप में बदलती है तो जिस अनुपात में ताप बदलता है उसी अनुपात में उस पदार्थ का जो तापमापक गुण है वो बदलना चाहिए। तो तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ है उसमें ताप के साथ में रैखिक रूप से उसके तापमापक गुण में परिवर्तन होना चाहिए। यह एक आवश्यक और नेसेसरी कंडीशन है तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ के लिए। अब हम बात करेंगे जैसे तापमापक पदार्थ का जो गुण है उसको हम अक्ष से डिनोट कर दें, अक्ष से लिख दें। तो देखिए ताप में जो परिवर्तन है, ताप में जो भी परिवर्तन आएगा वो समानुपाती होगा तापमापक जो पदार्थ है उसके गुण में परिवर्तन। ताप मापक के पदार्थ के गुण में परिवर्तन, तापमापक पदार्थ का जो गुण है उसको हम यहां से तापमापक पदार्थ के गुण में परिवर्तन, जो तापमापक पदार्थ है उसके गुण को हम अक्ष से डिनोट कर दें, अक्ष से लिखें। जैसे हमारे पास में जो टेम्परेचर है
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान है उसको मैं 0 डिग्री से लिख रहा हूं, 100 डिग्री वाले को 100 डिग्री से लिख रहा हूं, तो 100 में से 100 0 घटा दिया तो ये समानुपाती होगा उस पदार्थ की प्रॉपर्टीज अक्स 100 माइनस अक्स 0 के। और जैसे अभी ताप हो गया T और इसको 0 में से घटा रहे हैं तो ये भी समानुपाती होगा अक्स माइनस अक्स 0 के। ये दोनों को आपको समझना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखो पहले कंसीडर कर लें कि जो ताप है वो 0 है, तब तापांक पदार्थ का जो गुण है वो अक्स 0 है, और तापमान बढ़कर हो गया T और तापांक पदार्थ का गुण हो गया अक्स, तो ताप में परिवर्तन T माइनस 0, तो तापांक पदार्थ के गुण में परिवर्तन अक्स माइनस अक्स 0। तो ये दोनों एक दूसरे के ताप में परिवर्तन और तापमान पदार्थ के गुण में परिवर्तन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। यहां पर भी देखिए हमने क्या किया, 0 से तापमान कर दिया 100, तो यहां पर भी गुण में परिवर्तन हो गया अक्स 0 से अक्स 100, अक्स 100। तो यहां से देखिए विद्यार्थी हमारे पास में एक रिलेशन आएगा, यदि मैं इसमें इसका भाग लगा दूं तो T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इक्वल टू आ गया हमारे पास में अक्स माइनस अक्स नॉट अपॉन अक्स 100 माइनस अक्स नॉट। यहां पर आप देखेंगे कि समानुपाती का साइन था, इक्वल आ गया, यहां पर भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा, यहां पर भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, कांस्टेंट आएगा, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। हमारे पास में ये रिलेशन आएगा और ताप T बराबर आ जाएगा अक्स माइनस अक्स 0 अपॉन अक्स 100 माइनस अक्स 0 इंटू में 100। ये हमारे पास में ताप का व्यापक सूत्र आ गया है। व्यापक सूत्र जो लंबाई में परिवर्तन होता है तो यहां पर लंबाई L माइनस L0, L100 माइनस L0 आ जाएगा, और दाब में परिवर्तन आएगा तो यहां पर P माइनस P0, P100 माइनस P0 आ जाएगा। आयतन के लिए V माइनस V0 अपॉन V100 माइनस V0 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखिए यहां पर जो ताप है उसको आजकल एक दूसरी फॉर्म में भी लिख रहे हैं, त्रिक बिंदु ताप के रूप में भी लिख रहे हैं। देखिए पहले तो त्रिक बिंदु ताप होता क्या है, एक ऐसा ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ में मौजूद हो, तीनों अवस्थाएं साम्य में हो, ऐसा ताप और दाब होता है जिस पर पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, त्रिक बिंदु कहलाता है। और त्रिक बिंदु पर जो ताप होता है उसको त्रिक बिंदु ताप कहते हैं। और विद्यार्थियों जल के लिए जो त्रिक बिंदु ताप होता है, जल के लिए जो त्रिक बिंदु ताप होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। त्रिक बिंदु ताप, और त्रिक बिंदु ताप होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको यदि मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 273.16 केल्विन, इतना होता है विद्यार्थियों। अब हम इसी रिलेशन से, ये वाला रिलेशन तो आपको ध्यान में रखना ही है, इसी रिलेशन से ही मैं एक रिलेशन और फाइंड आउट कर रहा हूं कि जैसे जो ताप है, जब ताप T रहता है तब तो उसका गुण है अक्स, और जब ताप हो गया त्रिक बिंदु ताप के इक्वल 273.16, तब वो समानुपाती होगा त्रिक बिंदु के ऊपर जो गुण है उसको हम अक्ष TR से पुट कर रहे हैं। त्रिक बिंदु ताप पर जो गुण है वो है अक्ष TR। तब देखिए इसमें इसका भाग लगा देंगे तो T अपॉन में 273.16 इक्वल टू आ गया अक्ष अपॉन में अक्ष TR, और यहां से रिलेशन निकलेगा T इज इक्वल टू अक्ष अपॉन में अक्ष TR इंटू में 273.16। आप इस रिलेशन को समझ लेंगे। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो जब आपको 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर जो तापमापक गुण है उसमें वैल्यू दे रखी हो तब, और जब यदि आपको त्रिक बिंदु के रूप में गुणों की वैल्यू दे रखी है तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों हम विभिन्न तापमापी पढ़ेंगे और उनके अंदर इस फॉर्मूले को अच्छे से देखेंगे। आपको दिमाग में फिट बिठा लेनी है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला तो जब है त्रिक बिंदु ताप पर यदि हमारे को प्रॉपर्टी दे रखी है
गुण, तापमापक पदार्थ का गुण दे रखा है, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमारे को तापमापक पदार्थ के गुणों की वैल्यू दे रखी हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। देखिए अभी तक ये आपको दिमाग में फिट बिठा लेना है। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूं। तापमापी ऐसा उपकरण है जो ताप का मापन करता है। तापमापी के अंदर एक पदार्थ भरा जाता है और उस पदार्थ में एक कम से कम एक ऐसा गुण अवश्य होना चाहिए जो ताप के साथ में रैखिक रूप से बदलता हो। जिस तरीके से ताप में वृद्धि होती है ठीक उसी प्रकार से उस तापमापक पदार्थ के गुण में भी परिवर्तन होना चाहिए। अब देखिए जो गुण है वो हो सकता है लंबाई हो, दाब हो, आयतन हो या प्रतिरोध हो। इस हिसाब से जो गुण पदार्थ का गुण हो सकता है कि लंबाई में वृद्धि हो ताप के साथ में, या दाब में परिवर्तन हो, आयतन में परिवर्तन हो, प्रतिरोध में परिवर्तन हो, ये सभी गुण हो सकते हैं। अब देखेंगे एक रिलेशन स्थापित करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ताप में परिवर्तन 100 हुआ तो गुणों में परिवर्तन अक्स 0 से अक्स 100 हो गया। ताप में परिवर्तन 0 से t हुआ तो गुणों में परिवर्तन भी अक्स से नॉट से अक्स हो गया। और ठीक उसी प्रकार से जब इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये रिलेशन आ गया t इक्वल टू अक्स माइनस अक्स नॉट अपॉन अक्स 100 माइनस अक्स नॉट इंटू 100। जब हम त्रिक बिंदु की बात करें, देखिए त्रिक बिंदु ताप, त्रिक बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर ठोस, द्रव और गैसें तीनों एक साथ में साम्यावस्था में होती है तो उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। और जल के लिए त्रिक बिंदु ताप होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड 273.16 केल्विन। और यहां से हम रेशियो लगाकर यदि फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो T इक्वल टू अक्स अपॉन अक्स टी आर इंटू 273.16 केल्विन आ जाएगा। देखो 273.16 केल्विन, 16 आए इसका मतलब वो जल का त्रिक बिंदु ताप है, और 15 आए इसका मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। और इसमें सामान्य ताप के ऊपर, सामान्य दाब के ऊपर जो जल है और जो बर्फ है वो साम्यावस्था में होती है। यहां पर तीनों साम्यावस्था में होगी। अब हम बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के तापमापी हैं, गैसीय तापमापी होते हैं, द्रव तापमापी होते हैं, प्रतिरोध तापमापी होते हैं, ताप विद्युत तापमापी होते हैं, पायरोमीटर होता है, उनके बारे में हम देखेंगे। उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे, इनके ऊपर डिपेंड, इन्हीं फॉर्मूलों को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट करके देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे तापमापी के प्रकार। हम विभिन्न तापमापियों के बारे में देखेंगे, तापमापियों के प्रकार देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो तापमापी है, द्रव तापमापी कौन सा होता है। आमतौर पर व्यवहारिक जीवन में द्रव तापमापी ही यूज में लिए जाते हैं। जो द्रव तापमापी है उसमें जो तापमापक पदार्थ होता है वो द्रव अवस्था में होता है, इसलिए उसको द्रव तापमापी कहते हैं। तापमापी के अंदर जो प्रयुक्त पदार्थ है उसकी अवस्था है वो द्रव है, इसलिए उसको द्रव तापमापी कहते हैं। जो द्रव तापमापी है वो मोस्टली पारे के होते हैं। पारा धातु है बट द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो द्रव तापमापी है उसमें द्रव के रूप में मोस्टली भरा जाता है पारा। देखिए जो पारा है वो ही क्यों भरा जाता है, तो विद्यार्थियों ये क्या है, इसमें जो इसकी जो प्रसार होने का गुण है, इसकी लंबाई में परिवर्तन का जो गुण है वो ताप के साथ में रैखिक रूप से परिवर्तित होता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ताप के साथ में लंबाई में जो परिवर्तन है वो उसी अनुपात में बदलता है जिस अनुपात में ताप में परिवर्तन होता है, इसलिए पारे का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो पारे का तापमापी होता है उसकी जो परास होती है वो माइनस में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकती है। देखिए उसके पीछे रीजन समझना कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम का ताप है, पारे का तापमापी यूज में ले रहे हैं तो पारा खुद ही जम जाता है। पारे के द्वारा -50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान नहीं मापा जा सकता, 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान नहीं मापा जा सकता। कि जो तापमापी होता है वो इस तरीके से होगा, पारे वाला तापमापी, और उसके अंदर यहां पर पारा भरा होता है और बिल्कुल बीचों बीच एक केस नली लगी होती है और उस केस नली के अंदर पारा ऊपर नीचे चढ़ता उतरता है।
यहां पर जो ताप है, जैसे ताप देंगे तो ताप में परिवर्तन के हिसाब से जो पारे में लंबाई में परिवर्तन है वो उसी अनुपात में बढ़ेगी। और ये जो केस नली है, यदि इस केस नली के ऊपरी भाग में यहां तक जैसे पारा भरा है तो इसका जो ऊपरी जो खाली हिस्सा है उसमें उच्च दाब पर यदि हम नाइट्रोजन गैस भर दें, सुन लीजिए, उच्च दाब पर यदि नाइट्रोजन गैस यदि भर दी जाए तो जो पारा है उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। मतलब वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस में कन्वर्ट न होकर उसका जो क्वथनांक है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इसका मतलब जब उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस भर दें यदि इसके ऊपरी भाग में, तो इस पारे का तापमापी है उसकी जो परास है वो बदल जाएगी, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। तो परास नाइट्रोजन गैस को भरकर आप बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। पारे के स्थान पर यदि आप एल्कोहल यूज में लें, एल्कोहल का प्रयोग किया जाए, एल्कोहल वाला जो तापमापी यूज में लिया जाए तो उसकी जो परास है वो ऋणात्मक तापमान को बेहतर तरीके से मापेगा। माइनस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान का मापन करेगा एल्कोहल वाला तापमापी। तो विद्यार्थियों ये आप जो परास है इनको आप डायरेक्ट याद रखेंगे। परास वाले क्वेश्चंस भी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिमाग में फिट बिठा लीजिए, अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए द्रव जो तापमापी है उसके लिए जो फॉर्मूला है T बराबर, जो हमने अभी x माइनस x 0 वाला फॉर्मूला लिखा था, यहां पर L आ जाएगा, लंबाई आ जाएगा, लंबाई में परिवर्तन होता है, L 100 माइनस L 0 आ जाएगा, इंटू में 100, ये वाला फॉर्मूला यहां पर काम में आता है। विद्यार्थी इसके ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन भी आप यहां पर देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो पारे का तापमापी है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पारे का स्तंभ है, ये है पारे का स्तंभ, जो केस नली है उसमें जो पारे का स्तंभ है उसकी बात हम करेंगे। पारे के स्तंभ का यदि दाब आपको दिया हुआ हो सकता है, पारे के स्तंभ की लंबाई आपको दी हुई हो सकती है, तो यहां पर जो द्रव तापमापी है उसमें लंबाई यूज में आती है। क्या यूज में आएगी विद्यार्थियों? लंबाई यूज में आएगी। जैसे हमारे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पारे का स्तंभ है उसकी जो लंबाई है वो कंसीडर कर लें कि 50 मिलीमीटर है, और जब पारे के स्तंभ की लंबाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाती है 90 मिलीमीटर हो जाती है। जो पारे के स्तंभ की लंबाई है विद्यार्थियों कितनी हो गई है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 मिलीमीटर हो गई है। और हमारे को ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि जब पारे की स्तंभ की लंबाई 50 की बजाय यदि हम ले लें यहां पर कि 60 मिलीमीटर है, पारे के स्तंभ की जो लंबाई 60 मिलीमीटर है, तो ताप क्या होगा? ताप क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक हमारे पास में पारे का तापमापी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे स्तंभ की जो लंबाई है 50 मिलीमीटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 मिलीमीटर, तो 60 मिलीमीटर पर जो ताप है वो क्या होगा? तो ये वाला फॉर्मूला हमारे को यूज में लेना है। यहां से आप देखेंगे विद्यार्थियों L की जो वैल्यू है वो हमारे को दे रखी है 60, L0 की वैल्यू हमारे को, ये L0 है, L0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लंबाई L0, ये L100 है और ये है L। तो यहां से 60 माइनस में आ जाएगा 50, अपॉन में आ जाएगा 90 माइनस 50 इंटू में 100, यहां से 10 रह गया, यहां से नीचे से रह गया 40, तो 1/4 रह गया, 4 का इसमें भाग लगाएंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। एक बार इसको पहले दोबारा देख लें, इसको सोल्व करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये विद्यार्थियों ये था हमारे पास में द्रव तापमापी, और द्रव तापमापी पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से आएंगे। अब हम बात करेंगे तापमापी का जो दूसरा प्रकार है उसकी, और जो तापमापी का दूसरा प्रकार है वो है गैसीय तापमापी। गैस तापमापी, और गैसीय तापमापी में जो प्रयुक्त पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो गैसीय अवस्था होती है,
और ये जो गैसीय तापमापी हैं वो दो प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है स्थिर आयतन पर गैस तापमापी, स्थिर आयतन गैस तापमापी होगा। इसका मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस तापमापी के अंदर जो आयतन है वो स्थिर रहेगा, आयतन कांस्टेंट रहेगा। और जब आयतन कांस्टेंट रहेगा तब उसके लिए जो ताप में परिवर्तन है वो उसके संगत दाब में परिवर्तन होगा। उसका जो फॉर्मूला होगा P माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू में 100 वाले फॉर्मूले से लिखा जाएगा। देखिए विद्यार्थी, इसके लिए भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे हमारे पास में जो तापमापी है उसमें पारा भरा हुआ है और जो द्रव स्तंभ है उसके द्वारा दाब लगाया जा रहा है। जो गैसीय तापमापी है तो उस गैस के स्तंभ के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू हमारे को P0, P100 और P पर यदि दे रखी है तो तापमान T निकल जाएगा यहां से। तो यहां पर आपको प्रेशर दिया हुआ होगा तो ताप निकलेगा। बी पार्ट हम देख रहे हैं स्थिर दाब पर गैसीय तापमापी क्या है। उसके लिए विद्यार्थी दाब तो स्थिर रहेगा, आयतन में परिवर्तन आएगा और जब आयतन में परिवर्तन आएगा तब उसके लिए V माइनस V नॉट V100 माइनस V नॉट इंटू 100 वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। यहां पर आपको आयतन में परिवर्तन दिया हुआ होगा 0 पर, 100 पर और V पर, तब आपको V पर तापमान निकल जाएगा T। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उस गैसीय तापमापी है उनमें से कौन कौन से गैसीय तापमापी होते हैं, तो मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं गैसीय तापमापियों के। उसमें से सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोजन गैस तापमापी। हाइड्रोजन गैस उसमें भरी होती है, हाइड्रोजन गैस तापमापी कहलाता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी की जो परास है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हाइड्रोजन गैस तापमापी की जो परास है वो माइनस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापती है हाइड्रोजन गैस तापमापी। फिर हम बात करें हीलियम गैस तापमापी। हीलियम गैस तापमापी जो ऋणात्मक ताप है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मापेगा और माइनस में 268 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप लेता है, प्लस में तो हाइड्रोजन गैस तापमापी के इक्वल ही मापेगा। इसके बाद में हम बात करें नाइट्रोजन गैस तापमापी। जो नाइट्रोजन गैस तापमापी है वो माइनस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस में 1500 डिग्री 1600 डिग्री तक का तापमान माप सकता है। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर ये 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान माप सकता है। तो इनकी प्रास आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखनी है, दिमाग में फिट बिठाकर रखना है। अब विद्यार्थी कुछ और भी तापमापी होते हैं जैसे प्रतिरोध तापमापी। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है प्रतिरोध तापमापी। प्रतिरोध तापमापी के अंदर क्या होगा विद्यार्थियों, अलग अलग तापों पर प्रतिरोध की वैल्यू अलग अलग होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान R0, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान R100 और फिर जैसे T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R है तब उसके लिए जो ताप का फॉर्मूला होगा वो यहां पर आएगा आपके पास में R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू में 100। फॉर्मूला तो ये लगेगा। और जो प्रतिरोध तापमापी होते हैं उसमें मूलतः जो मुख्य जो तापमापी है उसमें प्रयुक्त जो पदार्थ होता है वो प्लेटिनम धातु होती है। प्लेटिनम धातु उसमें पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त जो पदार्थ है वो प्लेटिनम है और प्लेटिनम का प्रयोग करके हम प्रतिरोध तापमापी का निर्माण करते हैं। देखिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी देखिए विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में कोई प्रतिरोध तापमापी है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पदार्थ है, जो मैटर हमारे को दे रखा है, उसका जो प्रतिरोध है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कंसीडर कर लें कि जो प्रतिरोध है वो है 1.8 ओम। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो हमारे को दे रखा है जैसे 2.7 ओम। और हमारे को ये पूछ ले
कि जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू जब 2.1 ओम होती है तब तापमान क्या होगा। एक बार क्वेश्चन सुन लेंगे, ताप की वैल्यू क्या होगी पर जो प्रतिरोध है वो 2.1 ओम दे रखा हो। क्वेश्चन एक बार समझ लेंगे कि प्रतिरोध तापमापी की सहायता से देखा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है 1.8 ओम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, तो 2.1 ओम जब प्रतिरोध होता है तो ताप कितना होगा। तो इसी फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे T की वैल्यू, तो R की वैल्यू तो विद्यार्थी यहां पर है, ये तो R है, ये है R100 और ये है R0, तो यहां पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे 2.1 माइनस 1.8 अपॉन में 2.7 इंटू माइनस में R0 की वैल्यू पुट करेंगे 1.8 इंटू में 100 यहां पर आ जाएगा। तो यहां से विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, इसमें से जब घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा, यहां पर जब इसको घटाएंगे तो 0.9 आ जाएगा, ये 100 पढ़ाई है, यहां से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/3 आ जाएगा और T की वैल्यू है वो 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। तो क्वेश्चन तो देखिए यहां पर पैटर्न क्वेश्चनों का सेम है, उसी पैटर्न पर ये वाला फॉर्मूलों का पैटर्न सेम है, क्वेश्चनों का पैटर्न सेम है। आपको इनमें से जो मोटी मोटी बातें हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो इनकी प्रास ध्यान में रखनी है, इसमें प्रयुक्त जो पदार्थ है प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब विद्यार्थियों हम कुछ और जो तापमापी है उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर ये जो तापमापी था वो है प्रतिरोध तापमापी। अब जो तापमापी है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी उसके बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ताप विद्युत तापमापी। ताप विद्युत तापमापी, ये जो तापमापी है इसमें दो धातुओं का युग्म लिया जाता है और फिर उनको एक को हम ठंडे जल में रखकर विद्युत का प्रवाह करके जो ताप है उसका मापन किया जाता है। ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये एक घटना है और इस घटना पर आधारित होता है। ताप विद्युत तापमापी है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है, ये दिमाग में आप फिट बिठा लीजिए। फिर उसके बाद में एक आता है जो उच्च तापमान को मापने के लिए यूज में लिया जाता है, पाइरोमीटर। पाइरोमीटर के द्वारा क्या होता है, ये उष्मीय विकिरणों की तीव्रता पर आधारित होता है। उष्मीय विकिरणों को ये अवशोषित करता है और उसमें भी स्टीफन का नियम लगता है। स्टीफन का नियम लगाकर ये ताप की वैल्यू फाइंड आउट करता है। पाइरोमीटर के द्वारा जो ताप है उसकी प्रास है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापा जाता है। विद्यार्थी इससे कम ताप पर विकिरणों को ये प्रक्षेपित ही नहीं, मतलब विकिरणों को ये पढ़ ही नहीं पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का तापमान ये नहीं माप सकता। अधिकतम तो ये 6000 से ज्यादा भी माप सकता है। सूर्य का ताप मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को यहां तक विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पाइरोमीटर है वो सूर्य जैसे भागों का भी तापमान माप सकता है। उच्च तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखिए इनके ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं कि जो गैसीय तापमापी होते हैं, गैसीय तापमापी हमने यहां पर ये 3 तापमापी एग्जाम्पल लिए हैं, वो द्रव तापमापी की तुलना में अधिक सुग्राही होते हैं, मतलब ज्यादा बेटर होते हैं। गैसीय तापमापी सुग्राही होते हैं, अच्छे से मान को ग्रहण कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है इसको समझना, इसका रीजन समझना, क्योंकि गैसों का जो प्रसार है वो द्रव की तुलना में ज्यादा होता है, आसानी से होता है। कि ताप में जब अल्प परिवर्तन होता है तो जो तापमापक पदार्थ है उसके गुण में पर्याप्त परिवर्तन होना चाहिए। कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे इस सुग्राही का मतलब समझना कि यदि आप ताप में थोड़ा सा परिवर्तन करें, अल्प परिवर्तन करें ताप में, तो जो रीडिंग है उसमें भी पर्याप्त परिवर्तन होना चाहिए। वो हमारे को रीडिंग बदलती हुई दिखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ताप में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, रीडिंग वहीं की वहीं पड़ी है,
इसका मतलब वो जो तापमापी है उतना अच्छा नहीं है। तो जितना ताप में परिवर्तन होता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने पर भी यदि रीडिंग में पर्याप्त परिवर्तन होता है तो उस उपकरण को हम सुग्राही कहेंगे। और यहां पर जो गैसीय तापमापी होते हैं वो द्रव तापमापी की तुलना में अधिक सुग्राही होते हैं, क्योंकि गैसों का प्रसार द्रव की तुलना में अधिक होता है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और इस टॉपिक पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने एक ईमेल लिंक दे रखी है, उस पर आप मेल कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के बाद में हम बात करेंगे तापीय प्रसार की।